जय श्रीराम जय शिवराय. मी संजय कृष्णली रामभक्त उपाध्याय. आम्ही सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपला आदर्श मानतो. मेरे पिताजी इमरजेंसी के दौरान जेल में जाना चाहते थे. मी माझ्या बोरीवलीचा बांगलादेश होऊ देणार नाही. भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी उठा और आकर बस गया. काफी यंग एज से आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रैलीज अटेंड करते थे, तो वहाँ से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? राष्ट्र हित प्रथम, वैयक्तिक हित अंतिम, यही मेरी पार्टी ने सिखाया है. जिस मिडिल क्लास लोगों ने आपको जिताया, उनके लिए आपकी क्या विजन है? वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ. आज हम उनसे मिलेंगे जो पॉलिटिक्स को कुर्सी का खेल नहीं, एक जिम्मेदारी मानते हैं. आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर है जो बोरीवली की आवाज बन चुके हैं. ग्रास रूट से उठे, पब्लिक के बीच में काम किया और अब महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली बोरीवली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे हैं एमएलए श्री संजय भाई उपाध्याय जी की. सो लेट अस ऑल वेलकम हिम on एक सोच, one idea that changed your life. Welcome संजय जी. नमस्कार निराली जी. नमस्कार. So जैसे ये एक सोच, ये जो पॉडकास्ट है, ये पूरा पॉडकास्ट हम एक सोच के बारे में बात करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. तो हमें जानना है आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैं विले पार्ले में एक बहुत सामान्य परिवार में चौल में रहता था. मेरे पिताजी पार्ले ग्लूकोज सभी ने खाया होगा, उस कंपनी में काम करते थे. मेरी माता वो गृहिणी है. पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक. मेरे घर के सामने ही संघ की शाखा लगती थी और इसलिए बाल्यकाल से ही मैं आरएसएस से जुड़ा और यहीं से मेरी सामाजिक जीवन की जर्नी शुरू होती. बचपन से ही पिताजी ने जो किताबों में इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास से हटके भी भारत का इतिहास मुझको पढ़ाया, समझाया और उसका मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा. मेरे पिताजी इमरजेंसी के दौरान जेल में जाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो उस आंदोलन में जेल में नहीं गए. उनके मन में वो कसक थी और कहीं न कहीं मेरे माध्यम से मैं वो काम करूं, ऐसे उनके मन में अपेक्षा थी. और संघ का काम करते करते कब मैं पार्टी से जुड़ा, बहुत नैसर्गिक प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं. शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की पूरी धुरा ये संघ स्वयंसेवक संभालते थे, क्योंकि बहुत सीमित कार्यकर्ता हम लोग थे. मुझे याद है राम जेठमलानी जी के लोकसभा चुनाव में पिताजी टेबल पर चुनाव के बैठे थे और मैं छोटा बच्चा था. मैं भी मेटल का एक बिल्ला पाकर नाच रहा था. पहली बार मैंने पूरी भाजी वहीं पे चुनाव में खाई थी. फिर कॉलेज में जब गया तो धीरे धीरे पार्टी से जुड़ना हुआ. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की एक्टिविटी से जुड़ा. तब कॉलेज में इलेक्शन हुआ करते थे और मिठीबाई कॉलेज में कॉलेज इलेक्शन के समय मर्डर हुआ था, ओएन डिसूजा था. और इसके लिए लोग चुनाव लड़ने से डर रहे थे, घर में भी भय का वातावरण रहता था. ऐसे मैंने यूआर का चुनाव लड़ने का फैसला किया और सभी जगह से मेरे दोस्तों ने भी कहा नहीं लड़ना चाहिए, मेरे परिवार ने भी कहा नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने फैसला लिया था. और हम कॉलेज में बैठे और हमने तय किया कि टॉस उड़ाते हैं. अगर फैसला मेरे पक्ष में आया तो मेरी पूरी टीम मेरे लिए काम करेगी, और नहीं आया तो वो जो बोलेंगे वो मैं करूँगा. टॉस उड़ा, मैं जीता और इस प्रकार से मेरी पॉलिटिकल जर्नी एक यूथ लीडर के नाते शुरू.
सो जैसे जीतना आपको पहले से ही लाइक यू हैव ऑलवेज बीन वेरी मच डेडिकेटेड और जीतना आपको ज्यादा पसंद है, लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और एंड यू नेवर गिव अप, लाइक आप गिव अप एटीट्यूड आपका नहीं है। और हमने जब आपका रिसर्च कर रहे थे हमने ये भी देखा यू वर द यंगेस्ट, यू वर प्रमोटेड एज द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे बीजेपी में यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट हुए थे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने जैसे मेरी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया, तो एक कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ 1992 में। उस चुनाव में मैं जिस बस्ती में रहता था वो शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। डॉक्टर रमेश प्रभु वहाँ के कॉरपोरेटर थे, मुंबई के मेयर रहे, शिवसेना के बहुत कद्दावर नेता। उनकी वहाँ पर दहशत थी, लोग प्रेम भी करते थे उनको। और ऐसे में बीजेपी अलग लड़ रही थी। मेरी बस्ती में मैं अपने साथियों को लेकर कैंपेन कर रहा था। वो चुनाव हम बहुत कम वोटों से हारे और चुनाव हारने के बाद आ, मराठी के बहुत बड़े कलाकार हैं विनय आपटे जी, उनके पिताजी हमारी शाखा के स्वयंसेवक थे। उनके निवास पर हम सब बैठ के मीमांसा कर रहे थे कि हम चुनाव क्यों हारे। तो मैंने सुझाव दिया कि केवल चुनाव के समय काम करेंगे तो हम कभी नहीं जीतेंगे, हमने पार्टी का काम सतत करना चाहिए। और तब मुझे युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। तब से जो मैंने काम करना शुरू किया, मैं बीजेपी के वार्ड के उपाध्यक्ष, महामंत्री और अध्यक्ष पद पर मैंने काम किया। मैंने एक असेंबली में फुल टाइमर करके काम किया। मुंबई की यूथ विंग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी करके काम किया। पूरे मुंबई में प्रवास किया, मुंबई का यूथ विंग का अध्यक्ष बना। मेरा कार्यकाल काफ़ी सफल रहा और फिर मुंबई के मंत्री, उपाध्यक्ष, मैंने हर स्टेप पर जाकर अपना प्रवास आगे बढ़ाया है। जो भी लिस्ट आती थी उस लिस्ट में मेरा नाम लास्ट होता था। मैं मुंबई का मंत्री बना तब 8 मंत्री बने थे, मेरा नाम 8वां था। अच्छा। मैं मुंबई का उपाध्यक्ष बना तो 12 उपाध्यक्ष बने थे, मेरा नाम 12वां था। लेकिन बाकी 11 वहीं रहे। मैं 8वें मंत्री से उपाध्यक्ष बना, 12वें उपाध्यक्ष से मुंबई का महामंत्री बना। और ऐसे में मैंने बहुत लंबे समय तक मुंबई को पार्टी का काम करने का प्रयास किया। और एक सामान्य घर से जो मैंने शुरुआत की थी, तो सामने वाला क्या बोलता है जिससे अपमानित महसूस होता है। मैंने ये मेरे प्रवास में कोशिश की कि मैं किसी को इस प्रकार से हर नहीं, मैं किसी के लिए खड़ा हूँ, किसी के लिए, किसी के दुख सुख में उसके पीछे मजबूती से खड़ा रहूं, तो मुझको उसको डांटने का भी अधिकार है। और तब अगर मैं उसको डांटता हूँ तो मेरी डांट भी उसको प्यारी लगती है। और मुंबई में काम करते समय भले मैं सख्ती से काम करता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम मेरे नज़दीक इसीलिए आती है कि मैं ईमानदारी से उनके लिए लड़ता हूँ। उनके वैयक्तिक प्रवास में, राजनीतिक प्रवास में वो आगे बढ़ें इसकी चिंता करता हूँ, लेकिन ऐसा करते समय वो मेहनत करें ये भी चिंता करता हूँ। और इसके लिए जब मुंबई का महामंत्री बना, राजपुरोहित जी हमारे अध्यक्ष थे, तो उनका विश्वास था और उम्र में छोटा होने के बावजूद भी सारी जिम्मेदारियां मेरे पास वो देते थे। इस बात का मुझे अभिमान है। कहा जाता है फ्रॉम श्री गोपीनाथ मुंडे जी से लेके देवेंद्र फडणवीस जी तक सभी हमेशा आपको संगठन का एक आदमी मानते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं जिस परिवार, जिस पृष्ठभूमि से आया, मैं कभी चुनाव लड़ूंगा ऐसा सोचता भी नहीं। और इसके लिए एमएससी फिजिक्स तक पढ़ाई करने के बाद अगर मेरे पिताजी ने मैंने नौकरी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार का अवसर दिया, तो मैंने लोगों से हट के काम करना चाहिए, मैंने वो करने का प्रयास किया। और जब तय था कि मेरे पास मेरी शिक्षा है, मेरी बुद्धि है, मेरा हार्डवर्क है, यही मेरी पूंजी है, तो मैंने भी ये सोचा कि मेरे पास शायद पार्टी के संगठन के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। और उसके लिए मैंने मेरी दिशा इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स की तरफ न झोंकते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्किल की तरफ ज़्यादा की और जो बेहतर करते थे उनसे सीखा
परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश की। जो चुनौती मिला उसको कैसे बढ़िया करूं, मेरी ये सोच हमेशा रही कि दायित्व कोई भी मिले, मेरे अंदर वो गुण होना चाहिए कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तभी ये इवेंट सक्सेसफुल होगा। और इसके लिए मैंने उस हर चुनौती को, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसका जिम्मेदारी से पालन किया, वहन किया, और इसके कारण मेरी पहचान मेरे काम के आधार पर बनी। गोपीनाथ मुंडे जी के पास भी मैं अपने काम के आधार पे पहुंचा। कभी उन्होंने भी मुझको डांटा होगा। माननीय देवेंद्र जी के साथ युवा मोर्चा के समय से हम सब जुड़े रहे, लंबे समय से हमने काम किया है, और ये सारे नेतृत्व ने अलग अलग समय पर मुझको दिशा देने का काम किया होगा, मुझको कुछ बातें बताई होंगी जिसके कारण मेरे काम करने का दिशा परफेक्ट हुआ होगा। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी संभला होगा, और इसके लिए मैं मेरे सारे नेतृत्व का, वो कम समय में मुझको कभी अटल जी के पास जाने का सौभाग्य मिला, बहुत बार माननीय अडवाणी जी के पास उनके साथ रहने का मौका मिला, माननीय प्रमोद जी के साथ रहने का काम मिला, और मुंबई में भी मुंबई की लगभग हर नेतृत्व के साथ जुड़ा, काम किया, और पर्दे के पीछे काम करने के कारण बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में समझ पैदा हुई, और इसके लिए ही उनका विश्वास पात्र भी बना। तो जैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कई काफी यंग एज से आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रैलीज अटेंड करते थे, तो वहां से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? जैसे सब मुंबई में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं भी बचपन में क्रिकेट ही खेलता था। स्कूल से आने के बाद बैग फेंक देता था। मेरे घर के सामने एक मैदान था, मैदान की साफ सफाई करता, वहाँ की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, दिन भर मैदान में रहता। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि आज पारला स्टेशन जाना है, अटल बिहारी जी की सभा है। मेरा मन क्रिकेट में था, पिताजी का मन सभा में था। पिताजी ज़बरदस्ती मुझको लेके गए। मेरे समझ में उस दिन कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने ये देखा कि विले पार्ले स्टेशन की उस सभा में जब अटल जी बोल रहे थे, तो कोई पेड़ पर बैठा था, कोई सीढ़ियों पर बैठा था, कोई ज़मीन पर बैठा था, कोई पुल के ऊपर बैठा था, और उनके बोलते ही लोग जो तालियां बजाते थे, मेरे उतना ही समझ में आया था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होते गया, तब अटल जी जो बोलते थे, उससे, उस विचार से, उनके उनका फ़ैन हुआ ऐसा कह सकता हूँ, या उनके कारण ही पार्टी से जुड़ा ऐसा कह सकता हूँ। दूसरा, घर के पीछे ही एक चुनावी सभा में जॉर्ज फर्नांडिस जी आए थे, और उनका भी भाषण जब मैंने सुना, तो ये दो स्पीच ने छोटे समय में मुझ पर बहुत प्रभाव डाला, और उनके विचार सुन के ही मैं पार्टी से जुड़ा। और एयरपोर्ट के सामने घर है, इसके लिए कई बार कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला जिसमें अटल जी, अडवाणी जी आते थे, और उसके लिए शायद बीजेपी से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलता होगा, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा कि मैं इन नेताओं के सानिध्य में रहा, उनके विचार सुनने समझने का मौका मिला, उनकी सभाओं को आयोजन करने का मौका मिला। करेक्ट। अगर हम कॉमन मैन पर्सपेक्टिव अगर बात करें, तो आज के डेट में भी लोग ये सोचते हैं पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, whereas you are an MSc in physics. So ऐसे जो विचारधारा रखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मत है कि राजनीति में अच्छे लोगों ने आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों ने आना चाहिए। मेरे साथ पढ़े हुए लगभग सारे मेरे मित्र आज अमेरिका में काम कर रहे हैं, और मेरी माँ की मैंने लंबे समय तक डांट सुनी थी कि इतना पढ़कर भी निकम्मा है। माँ होती है, माँ का प्यार होता है, वो डांटती है तभी बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन पिताजी का विश्वास था। हम लोग रात रात भर घर से बाहर काम करने जाते थे तो माँ दरवाज़ा नहीं खोलती थी, घर के बाहर, चाल के बाहर बैठे रहते थे, और फिर थोड़ी देर बाद पिताजी समझा बुझा के घर का दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन जब मेरी माँ को, मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं एक रात में, दो रात में, तीन रात घर से बाहर हूँ, तो भी मैं गलत नहीं करूँगा, मैं कोई नशा नहीं करूँगा, मैं किसी गलत लाइन में नहीं जाऊँगा, तो मेरे परिवार ने वो विश्वास दिया और मुझको सामाजिक काम करने के लिए स्वतंत्र किया। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में दो चीजें बहुत है, एक तो पावर और एक पैसा।
तो जब पैसे की बात आती है आपके यहाँ पे नहीं चलता, आपके सामने वो चीज़ चलती ही नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं शुरुआत से ही मैं प्रचारक बनना चाहता था, संघ का प्रचारक बनना चाहता था। मैंने संघ की द्वितीय वर्ष तक की ट्रेनिंग ली और जब मैं प्रचारक निकल रहा था तब मेरी माँ ने बहुत आग्रह किया कि काम ही करना है तो यहाँ रह के कर सकता है। और तब से सादा जीवन जीना ये सोच के रखा था और इसके लिए धन उतना ही सीमित होना चाहिए कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। मेरा परिवार भी जो मुझे मिला शादी के बाद, मेरी पत्नी, आज मेरी दोनों बेटियां, वो भी जिस प्रकार से मेरे साथ हैं, तो इसमें धन एक बड़ा फैक्टर नहीं है। और पार्टी का काम करते समय कभी भी मुझको धन की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाया, ऐसी बाधा नहीं है। मैं दादर से पैदल घर पे आया हूँगा, मैंने बाइक पे मुंबई का प्रवास किया होगा, मैं मुंबई के हाजी अली, सायन, बांद्रा, अंधेरी, इन स्थानकों पे से खड़े होकर 10 रुपये 12 रुपये में टैक्सी लेकर कभी बोरीवली, कभी विले पार्ले, कभी साउथ बॉम्बे, कभी सायन से रात को घर आता था। लेकिन मैंने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। ये सारा प्रवास करते समय कभी होटलों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के घर गया। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी होती थी, वहाँ पर चाय नाश्ता भी मिलता था और उसके लिए कई बार घर से निकलते समय बिना पैसे के निकलूं तो भी पूरा दिन सारी चीज़ें करने के बाद घर पर आता था और एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का व्यवहार मैंने मुंबई में स्थापित किया। पर ऐसे करने वाले काफ़ी कम लोग रहते हैं जो पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर करंट एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ, इल्लीगल हॉकर्स को हटाना। कभी भी लोगों ने यही सोचा पैसे दे देंगे, फिर से वापस आ जाएँगे, सब कुछ नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। क्योंकि वो लोग संजय उपाध्याय क्या है ही नहीं जानते। और आज से 22 वर्ष पूर्व विले पार्ले में भी जब दीनानाथ मंगेशकर हॉल में इसी प्रकार से बांद्रा से हॉकर्स आए और उनकी दादागिरी बढ़ गई, तब हमने एक मुहिम चलाई थी। मेरे ऊपर 200 से अधिक हॉकर्स ने हमला किया था, जानलेवा हमला किया था, ओह! बट तब भी मैं नहीं डरा था। और बोरीवली आने के बाद यहाँ की बहनों ने कहा था कि स्टेशन पर चलते समय डर लगता है, भय लगता है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि दिन हो या रात, बोरीवली में बहन हो, बेटी हो, माँ हो, उसको सुरक्षा का भाव ही हमेशा लगना चाहिए। मैंने बोरीवली हो, महावीर नगर हो, इस हर जगह से उनकी दादागिरी ख़त्म करने का काम किया है। लोग बोरीवली स्टेशन अवॉइड करते थे। आज आप अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठकर बोरीवली स्टेशन पर से आगे दहीसर जा सकती है, दहीसर से कांदिवली आ सकती है। आपको कहीं पर भी वेट नहीं करना पड़ता और इसकी प्रशंसा पूरे मुंबई ने की है। हाँ, मुझे प्रलोभन देने का कोशिश हुआ, मुझे धमकाने की कोशिश हुई, मुझ पर हमले करने की कोशिश हुई, मेरी पत्नी को डराया गया, ओह! लेकिन मैंने एक चीज़ का संकल्प लिया था और वो ये था कि मैं अपना भी कोई आदमी अगर फेरी लगाता होगा, तो उसके लिए फ़ोन नहीं करूँगा। ये हा माझा माणूस है, ये मेरा आदमी है, इसको आप छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन मैं ऐसा करूँगा, ये मेरा आंदोलन, ये कमज़ोर पड़ेगा और उसके लिए कोई आया होगा, तो मैंने कहा कि आप दुकान किराए पे ले लो, मैं आपको डिपॉज़िट में मदद कर सकता हूँ। आई गेस आपने ऐसा किया भी। और कई लोगों को आपने इंस्पायर्ड भी किया। मुझको अच्छा लगा जब महावीर नगर के एक्शन के बाद वो लोग मुझसे मिलने आए। तो ना, जब महावीर नगर में आप व्यवसाय करते हो, अब इतने वर्षों में भरपूर कमा चुके हो, तो जीवन भर रास्ते पर ही क्यों रहना, क्यों गालियाँ खाना? अच्छा होगा कोशिश करके, हिम्मत करके आप दुकान किराए पे ले लो, एक दिन आप उस दुकान के मालिक हो जाओगे। और 4 लोगों ने मिलकर एक स्पेस लिया दुकान में, अपना-अपना पोर्शन डिवाइड किया और किसी थर्ड आदमी ने मुझको दुकान के उद्घाटन के लिए बुलाया। मैं सोच रहा था कोई सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यालय का उद्घाटन, और जब महावीर नगर पर लोकेशन रुका, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है? और मैंने देखा कि 4 लोग मेरे हाथ से ही, जिनके मैंने फुटपाथ के धंधे को हटाने का काम किया, उन्होंने मेरे हाथ से ही अपना इनॉग्रेशन। दुकान का उद्घाटन कराया। हमारी एक पदाधिकारी जो बोरीवली स्टेशन के सामने फेरी लगाती थी, भोजन
बेचने का काम करती थी। आज वो सीसीआर के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी कैंटीन उसको मिल गई और उसने प्रसाद लाके मेरा आशीर्वाद लिया। बोला मैं जीवन भर सोच रही थी कि मेरा इतना अच्छा काम आपने रोक दिया, लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ाया। आज मैं इतनी बड़ी कैंटीन को संभाल रही हूँ, न वहाँ मुझको किराया देना पड़ रहा है, तो मुझको सम्मान से जीने की दिशा आपने दी है। तो ऐसे भी उदाहरण बोरीवली में हो रहे हैं। हाँ, मैं डरा नहीं और मैंने कहा भी खुल के कि जब तक मेरे सर पे श्री राम का आशीर्वाद है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे मेरे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे बोरीवली की जनता पर विश्वास है, मुझे मेरी पुलिस पर विश्वास है और इसके लिए जब मेरा काम प्रामाणिक है तो मुझको डरने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए अब इस पैटर्न को लोगों ने बोरीवली पैटर्न का नाम दिया है और अब मुंबई में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसके समर्थन की बात हो रही है, इससे सीखने की बात हो रही है। लेकिन बहन जी, मैंने किसी के विरोध में काम नहीं किया। मैंने पुलिस को यही कहा सलोनी जी कि अगर वो हॉकर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो फुटपाथ छोड़ो रोड पर बैठते हैं, तो मैं भी मेरा ऑफिस नहीं लूँगा, मैं भी लाखों रुपए नहीं करूँगा। और निराली जी, मैंने निर्णय लिया कि मैं फुटपाथ पर नहीं, रोड के बीचों बीच अपना ऑफिस डालूंगा। और मैं टेबल कुर्सी लेकर एसबी रोड पर बीचों बीच बैठा। मैंने कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी के विरोध में कोई कार्यक्रम नहीं किया। परिणाम ये था कि महानगर पालिका और पुलिस ने बोरीवली में ये करके दिखा दिया जो लगभग असंभव था। आज कोर्ट में लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, आज पुलिस स्टेशन के दरवाजे खुल गए। पहले जेल में जाने में 20-20 मिनट लगता था पुलिस स्टेशन से, आज 2 मिनट में जाते हैं। बोरीवली के लोगों का प्रवास सुखद हुआ है, उनके 20-20 मिनट हर बोरीवली करके मैंने बचाए हैं। ये समय पैसा भी है, ये समय उनके वैयक्तिक जीवन में आएगा तो दिन में 2 बार यानी 40 मिनट का उनका वैयक्तिक फायदा हुआ। और इसके कारण बोरीवली कर की जनता इस निर्णय से बड़ी खुश भी है और आभार भी व्यक्त करती है। तो अगर हम बोरीवली की बात करते हैं, कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग अभी भी नाराज है। लेकिन वो अगर हम फ्लड की बात करें या फिर वाटर लॉगिंग की बात करें, तो मानसून आते ही वाटर लॉगिंग वगैरह शुरू हो जाता है। तो इस विषय में हमारा प्रायर कोई भी प्लानिंग हम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं ताकि हमको ये वाटर लॉगिंग की चीजें फेस ना करनी पड़े। निराली जी, 4 महीने पहले ही कमर कस ली थी, एक रोड के मॉनिटरिंग की शुरुआत की थी। आज बोरीवली के 78 में से 50 रोड्स बनकर रेडी हो गए। वाह। ठीक है। और उसके बाद हमने कोशिश की कि ये नए रोड बनने के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो, ड्रेनेज लाइन हो, इसमें कचरा नहीं रहे हो। सोसाइटियों का अगर लेवल अप एंड डाउन हुआ हो तो उसमें बराबर पाइप लगा के वो पानी बाहर निकले, इसकी चिंता की है। अब इन सारे रोड के हम उद्घाटन करने वाले हैं और उसके लिए जब मानसून में बाकी लोग रो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ और मेरी बोरीवली की जनता हंस रही है, क्योंकि मैंने पहले पसीना बहाया। करेक्ट। और इसके कारण बोरीवली के लिए अच्छा दिन है। और सेकेंड फेज में बोरीवली में 128 रोड सीसी रोड होंगे। अब सेकेंड फेज में वो सारे रोड मानसून के बाद हम लेंगे और अगले साल के बाद अगले 20 वर्षों के लिए कम से कम बोरीवली के सड़क ये गड्ढा मुक्त होंगे। बोरीवली के लोगों को सड़क की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, केवल सफाई करना है, झाड़ू मारना है और फुटपाथ ठीक से हो, उस पर ठीक से मार्किंग हो, कलरिंग हो, इसकी चिंता मुझको करनी है। मुझको लगता है कि ये प्रिकॉशन मैंने पहले लिया, इसके लिए बोरीवली में ईश्वर के आशीर्वाद से समस्या नहीं है। एंड आई एम श्योर अगर यही पैटर्न सारे लोकेलिटी के एमएलए यूज करे तो आई एम श्योर people will not complain, they will not keep complaining and they'll come out of that as well. जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि पूरे मुंबई के रास्ते अच्छे हों, क्योंकि मैं केवल बोरीवली का नहीं पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुंबई हम सबकी जान है और उसके लिए अगर मुंबई के रास्ते बेहतर होंगे तो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो सपना है कि मुंबई को एक आर्थिक महासत्ता बनाना है,
मुझको लगता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो कोस्टल रोड हो, वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, वो टनल्स हो, वो अच्छे रोड हो, ये मुंबई को एक विश्व स्तर का शहर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बोरीवली पैटर्न को फॉलो करेंगे भी। दूसरा, एक सामाजिक सुरक्षा का भी भाव रास्ते पर होना आवश्यक है। निराली जी, मैं देख रहा था कि बहुत सारे वाइन शॉप के बाहर हम्म लोग फुटपाथ पर शराब पी रहे थे। हम रास्ते बना दें और उसका इस प्रकार से दुरुपयोग हो, यह भी बर्दाश्त नहीं था। हमने बोरीवली के वाइन शॉप के बाहर शराब पीने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। अब थोड़ी सी चुनौती बाकी है कि जो गार्डन्स में और कुछ रोड्स पर अंधेरे का फायदा लगाकर कुछ लोग शराब पीते हैं। कोई शराब पिए, इससे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन वहाँ अगर वह सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ से कोई सामान्य महिला कैसे जा सकती है, कोई बेटी कैसे जा सकती है। और इसके लिए नशे में अगर किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया तो बाद में प्रश्न पूछने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। और इसके लिए हमने बोरीवली में ये अनूठा पहल उठाया। आप नशे की बात कर रहे थे, तो अगर मैं यूथ की बात करूं, कई यूथ आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें ले रहे हैं जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। सो कई बार बोरीवली के बहुत ही अंदर कोनों में जा जाते हुए वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे महावीर नगर में भी हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आप खुलकर शायद नहीं बोल रही है, लेकिन मुंबई में या देश भर में ड्रग्स की उपलब्धता, हम्म ये सचमुच में गंभीर समस्या है। अमीरों से लेकर गरीबों तक हर प्रकार का ड्रग अवेलेबल है और सहजता से अवेलेबल है। और हमारी युवा पीढ़ी इस नशे की लत में अपनी जवानी बर्बाद कर रही है। और ये लत इतना बुरा है कि नशा करने के बाद उनको मारो, उनको पीटो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब नशे की तलब लगती है तब फिर पैसा लेने के लिए वो चोरी भी कर सकते हैं, वो हत्या भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दहिसर में पिछले महीने 3 मर्डर हुए, उसका संबंध ड्रग से था। बोरीवली ईस्ट में, वो दहिसर से जुड़ा हुआ भाग है, वहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड की, वो भी ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है। जोगेश्वरी में एक महिला ने ड्रग्स के चक्कर में अपनी 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार करने के लिए अपने प्रेमी को अवसर दिया, यह भी ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला था। और उसके लिए अनेक माएँ आज इसलिए परेशान है कि वो कैसे अपने बेटे को, अपने बेटी से ड्रग्स से छुटकारा पाए। और ये हम सब के लिए भी चुनौती है। और सरकारी मीटिंगों में पुलिस अधिकारियों के साथ हम इसके लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से छोटी पुड़िया लाखों में बिक जाती है, इसके लिए इस पर अंकुश लगाने में बहुत तकलीफ हो रही है। नशा मुझको भी है, लेकिन काम का नशा है। मैं युवाओं से चाहूँगा कि वो अच्छा नशा पैदा करे, वो भक्ति का नशा करे, वो देशभक्ति का नशा करे, वो काम का नशा करे, वो कमिटमेंट का नशा करे, अपने काम के प्रति समर्पित हो और ड्रग्स से, गांजे से, सिगरेट से, बीड़ी से अपने आप को दूर रखे। एक स्वस्थ भारत, एक उज्जवल भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और अगर हम यूथ की बात करें, जो जेंजीज जनरेशन, अभी ये जो नए नए टर्म्स आए हैं, तो इनमें ना पेशेंस नहीं है। उनको सारी चीजें बहुत क्विक चाहिए, बहुत क्विक फिक्सेस चाहिए रहते हैं। तो जो भी, अगर माता पिता भी उनको कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे, माता पिता को हम क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हर जनरेशन का प्रॉब्लम है। मैं भी मेरे युवा काल में सोचता था कि मेरे पिताजी ने ये करने की आवश्यकता थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर मेरे पिता मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं गिरा तो मुझको लगता है कि वो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। अगर वो मुझको पढ़ाते हैं तो मेरे ऊपर बहुत उपकार करते हैं। अगर वो मुझको अच्छे संस्कार देते हैं तो मुझको बहुत बड़ा उपकार करते हैं। और इसके लिए अपनी पूर्वजों पर या अपने माता पिता पर शंका करना कि वो ऑर्थोडॉक्स है और उन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, मेरे को लगता है एक समय ऐसा आता है। लेकिन जब जिम्मेदारियां अपने सर पर आती हैं, जब
शादी होती है, जब आटे दाल की कीमत समझती है, तब समझ में आता है कि अपने पिता ने या अपनी माँ ने उस प्राप्त परिस्थिति में किस प्रकार से अपना पेट काटा होगा, लेकिन अपने बच्चों को सारी सुविधा दी होगी। और इसके लिए ये हर यूथ के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन जो सनातन संस्कार है, उसमें वो नैसर्गिक रीत से इस सिस्टम को सीख जाता है और फिर मेहनत से अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य संवारने में लग जाता है। सो अगर बात करें मुंबई के रोड्स की हालत, मुंबई के रोड्स की जो हालत है हर बार चर्चे में रहती है, ठीक है। आप भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा हो, तो इस सिस्टम का अब तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? नहीं, हम अगर कमिटेड हैं तो समाधान होता है। और कम से कम मैं अभी थोड़ी देर पहले मनोरी गांव से आ रहा हूँ। मनोरी और बुराई ये मुंबई शहर का हिस्सा है। कई वर्षों तक मुंबई के लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये मुंबई का भूभाग है, और वहाँ के गांव वालों को भी वो गांव में है कि शहर में है, ये आज भी द्वंद्व है। उनके पास सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। न वहाँ पर रास्ते हैं, न वहाँ पर स्कूल है, न वहाँ पर हॉस्पिटल है, न वहाँ जिम्नेशियम है। मैं खुशी से बोल सकता हूँ कि वहाँ पर भी रास्ते बनाने का काम मैं शुरू कर रहा हूँ। वहाँ पर भी स्वच्छ जल पहुँचे, इसकी चिंता कर रहा हूँ। वहाँ पर भी अस्पताल पहुँचे, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा संकल्प है। उनके घर पर रोज़ कोई न कोई नोटिस आ रही है, तो उनको आश्वस्त करने का काम कि ये आपका पैतृक निवास है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपका घर बनाते समय आपको किसी के पैसे देने की आवश्यकता नहीं। यह काम मैंने किया है। और बोरीवली के उद्यान हो, बोरीवली के रास्ते हो, ये बाकी जगह से अलग हो। अगर आप मेरे साथ कभी बोरीवली में निकलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मैंने इस चुनौती का स्वीकार किया है, और प्रयास छोटा ही हो, करने का प्रयास सफलता से किया है, और उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सो कई सारे बदलाव आप लेकर आए हो पॉलिटिक्स में, बोरिवली की बात करें, महावीर नगर की बात करें, सब जगह पर आपने एक सबसे बड़ा जो चुनौती ली थी वो है इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशियों को हटाने के लिए। सो उस पे आपका क्या स्टैंड है? जिस दिन मुझे पार्टी ने चुनाव का उम्मीदवार बनाया, फॉर्म भरने के बाद, बाहर आने के बाद मीडिया के सामने मैंने कहा था, मेरी दो प्रायोरिटी हैं, हिंदुत्व और विकास। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा में उनकी उपस्थिति में जाहिर तौर पर कहा था, मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। और तब लोग सोच रहे थे बावला है, बोरीवली में तो हिंदू है, जैन है, धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, यहाँ बांग्लादेशी कहा। और जब मैंने एक एक करके बांग्लादेशी ढूंढना शुरू किया तो लोग शॉक में थे कि 5,000 से अधिक बांग्लादेशी ये बोरीवली में है। मुंबई में ये संख्या लाखों में होगी। ये इस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी उठा और आकर बस गया। सैफ अली खान जो बैंड्रा जैसे पॉश इलाके में रहते थे, उन पर भी हमला करने वाला बांग्लादेशी ही निकला। ठीक है। और इसके लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हों या फिर प्राइवेट, उनके यहाँ पर जो लेबर है ये बांग्लादेशी है। परसों आसाम के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि चीप लेबर के चक्कर में आप बांग्लादेशियों को अपने देश में घुसने मत दीजिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कमिटमेंट है कि बांग्लादेशी को यहाँ से हटाना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कमिटमेंट है कि ये घुसपैठ बंद होनी चाहिए। और इसके लिए आप वर्तमान पत्र पढ़ेंगे तो रोज आ रहा है कि आज 2,000 बांग्लादेशी भेजे गए, आज 50 बांग्लादेशी भेजे गए, आज इतने बांग्लादेशी पकड़े गए। और इसके लिए जो मुद्दा मैंने उठाया था वो सही है, और इसके लिए मैं अपने बात पर अड़िग हूँ कि मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा, यानी नहीं होने दूंगा। तो इसके जैसे कोई भी चीज हम करते हैं उसके प्रोज और कॉन्स दोनों भी रहते हैं, तो ये चीज जब आपने किया, ये कोई भी नहीं कर पाता है और ना किसी ने किया है अब तक, यू वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस अप। सो इसके थ्रेड्स भी हुए होंगे आपके साथ, तो उसको आपने कैसे फेस किया? मुझको नहीं लगता कि किसी ने भी मुझको बांग्लादेशी या रोहिंग्या के इशू पर धमकाने की कोशिश की। उल्टे इस पर मुझको जन समर्थन मिला है। और सरकारी अधिकारियों ने भी, जब मैंने उनसे इस बात की मार्मिक अपील की, तो मेरी बात से सहमत हुए
आज पुलिस हो, महानगर पालिका हो, सब इस मिशन में जुड़े हैं कि बांग्लादेशी को यहाँ से हटाना है। निश्चित ही एक बड़े जनमानस का मत परिवर्तन की आवश्यकता है। और बोगस डॉक्यूमेंट ये लोग बना लेते हैं, दिखने में लगभग हमारे जैसे होते हैं, और उसके लिए आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंज होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना भी एक चैलेंज होता है। आधार कार्ड के आधार पर नागरिकता मान लेते हैं हम। मैंने हाउस में पूछा था कि आधार कार्ड ये नागरिकता का प्रमाण है क्या, और गृह मंत्री जी ने कहा था कि बिल्कुल नहीं है। तो अगर नहीं है तो आधार कार्ड के आधार पर उसको भारत का नागरिकता हम कैसे दे रहे हैं। और उसके लिए जो बांग्लादेशी है, जिसको राष्ट्रगान नहीं आता, जिसको यहाँ की बोली भाषा नहीं आती, जो यहाँ पर चीप लेबर के चक्कर में पेनिट्रेट कर रहा है, वो कहीं न कहीं मुंबई के लिए थ्रेट है, देश के लिए थ्रेट है। और इसके लिए जब देश की बात आती है तो संजय उपाध्याय छोटा है, और इसके लिए राष्ट्रहित प्रथम, वैयक्तिक हित अंतिम, यही मेरी मेरी पार्टी ने सिखाया है। तो जो संस्कार मेरी पार्टी ने मुझको दिए हैं, जो विचार दिए हैं, मैं उस विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, और इसके लिए मुझको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। करेक्ट। सो डर के आगे ही जीत है। लाइक बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है, कई सारे कदम उठाने के टाइम पर भी बहुत फियर होता है उनमें, लाइक पब्लिक का फियर, मुझे वोट नहीं मिलेगा, अगर मैं उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलता तो मुझे वोट नहीं मिलना है। जैसे आप जब चुनाव लड़ रहे थे, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कई सारे लोग भी थे जो बोल रहे थे आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, लेकिन उसी दरमियान आप 1 लाख वोटों से जीत गए, जो मुंबई का हाईएस्ट वोटिंग पोल था। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? काम कैसे करना, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े विस्तार से एक छोटी बैठक में हम सबको समझाया था। जनता क्या चाहती है, जनता की समस्या क्या है, यह जो समझे वो राजनेता। और मैंने, मेरे ख्याल से मुंबई कर क्या चाहते हैं, बोरीवली कर क्या चाहते हैं, ये समझा है। और उसके लिए अगर मैं कभी डंपर की बात करता हूँ तो लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि कोई तो हिम्मत करके ये हाईवे के ऊपर जो डंपर वालों की दहशत है, दादागिरी है, उस पर बोल रहा है। जब मैं वाइन शॉप के सामने दारूबंदी की बात करता हूँ तो मेरी बहनें खुश होती है कि कोई तो हमारा रखवाला है जो हिम्मत से हमारी बातें कर रहा है। मैं अपने पति से नहीं बोल सकती, अपने भाई से डर के मारे नहीं बोलती कि वो कैसे झगड़ा करेगा, लेकिन मेरा एमएलए हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है। जब मैं हॉकर्स को हटाने की बात करता हूँ तो संपूर्ण बोरीवली कर ही नहीं, देश भर से जो शुभ आशीर्वाद आते हैं, जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, या जब मैं बस्ती में जाता हूँ, रोड पर चलता हूँ, तो जो मेरी माताएं बहनें मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद देती है, मुझको लगता है कि मेरा स्थान मैंने उनके दिल में बनाया है। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये मैंने समझा है। मुझको मेरे पार्टी के नेता मोदी जी ने यही सिखाया है, और उसके लिए काम के प्रति विश्वास था। भले किसी को लग रहा होगा, शायद व्यक्तिगत दोष के कारण लग रहा होगा, ये नहीं जीते, लेकिन बोरीवली की जनता, जिसने 1978 से रामभाऊ नाईक, हेमेंद्र मेहता, गोपाल शेट्टी, विनोद तावड़े, सुनील राणे को भारी बहुमत से चुना, और जब परीक्षा की घड़ी आई थी तब उसने जो भारतीय जनता पार्टी का बोध वाक्य है, जो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, बोरीवली के लोगों ने हमेशा देश हित को प्रथम माना है। उनके मन में मोदी है, उनके दिल में मोदी है, उनके दिल में भी भाजपा है, कमल है। और जब ऐसी परीक्षा की बात आई थी तो उन्होंने व्यक्ति से दल से राष्ट्र को हमेशा बड़ा माना था, और निर्णय पार्टी के पक्ष में दिया था। वो बोरीवली की जनता एक सामान्य कार्यकर्ता को कैसे हरा सकती थी। मेरे से खुद से कमिटमेंट था कि अगर मैं 1 लाख से कम वोटों से जीता तो ये मेरी वैयक्तिक हार होगी। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, पार्टी के प्रति, पार्टी के नेतृत्व के प्रति बोरीवली की जनता का अटूट प्रेम, अटूट विश्वास था। मुझे 1,40,000 वोट मिले, 1,257 वोटों की लीड मिली, मुंबई की सबसे बड़ी लीड मिली। और ये केवल और केवल भाजपा ने संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित सीट को देती है। और ये मेरे वैयक्तिक जीवन का सबसे
सर्वोच्च सर्टिफिकेट कह सकता हूँ मैं था कि पार्टी ने मुझे ये विश्वास लायक समझा कि मुझे बोरीवली का टिकट दिया। तो हम राजनीति की बात कर रहे थे, तो राजनीति में हमेशा जो सच बोलता है उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है या फिर पार्टी ही उसको तोड़ देता है। आप किस तरह बच गए? नहीं, जो सच बोलता है, जो गलत नहीं करता, उसकी गलती निकालेंगे कहाँ से? उसका मार्ग कठिन हो सकता है, उसका मार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल तो मिलनी ही है। और मेरे रूप में आप ये देख सकते हैं, अगर आप अपने काम के प्रति कमिटेड होंगे। मैंने हमेशा से अपने पुरुषार्थ के आधार पर दिए हुए दायित्व को चुनौती समझकर उसको सफल करने को ही अपना काम माना था। सारे ज्योतिष कभी भी भविष्यवाणी करते समय मैं जनपति बनूंगा ये नहीं बोलते थे, लेकिन मेरा विश्वास भाग्य में था और भाग्य और कर्म ने ही मुझको यहाँ तक लाया है। और इसके लिए आज भी मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ और जैसे चुनाव के पहले था ऐसे ही चुनाव के बाद भी हूँ। उतनी सहजता से आज भी लोगों से मिलता हूँ। मैंने आज भी कोई पीए नहीं रखा। मैं सारे लोगों के कॉल अटेंड करता हूँ। व्हाट्सएप पर आया हुआ एक संदेश उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जब लोग फ़ोन करते हैं और मैं कहता हूँ हाँ मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा एमएलए हमारा फ़ोन उठाता है, हमारा काम नहीं हुआ तो भी चलेगा, हम इसी में खुश हैं। करेक्ट। ये आपने बहुत बड़ी बात की। लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि एमएलए अप्रोचेबल नहीं होते। लाइक एमएलए बन गए फिर वो वीआईपी बन जाते, पब्लिक इजीली उनको अप्रोच नहीं कर पाता। तो अगर आप अप्रोचेबल हो तो लोग आपको किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे? ये विश्वास मैंने बोरीवली के लोगों का जीता है और इसके पहले भी काम करते समय सामान्य कार्यकर्ताओं के सुख दुख की मैंने चिंता की है। और जब लोगों ने देखा कि हम कोई सूचना करते हैं, हम कोई तकरार करते हैं, 24 घंटे में उस पर कार्रवाई होती है, रिजल्ट दिखता है, तो जब आप रिजल्ट देते हो तो लोगों का आना बढ़ता है। मेरे कार्यालय में आने के बाद एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपकी प्रतिष्ठा के आधार पर आपका कार्यालय छोटा है। मैंने उनको उत्तर दिया, मंदिर छोटा हो तो भी उसमें भक्तों की संख्या बड़ी होनी चाहिए। और मेरा कार्यालय जरूर छोटा है, लेकिन जनता जनार्दन जिनको हम ईश्वर रूपी मानते हैं, अगर वो मेरे कार्यालय में आ रहे हैं तो मुझको लगता है कि जो पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी दी है, कहीं न कहीं मैं उस पर एक सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। करेक्ट। सो जैसे कहते हैं जिस मिडिल क्लास लोगों ने आपको जिताया उनके लिए आपकी क्या विजन है? कई बार जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगता है कि वो अमीरों की ज़्यादा सुनते हैं, बिल्डर के करीब हो जाते हैं। बोरीवली में आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान इसलिए हैं कि उनकी बिल्डिंग आधे पे लटकी है, उनको किराया नहीं मिल रहा है। पैसा देने के बाद भी 10-10 सालों तक उनके फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। और उसके लिए इस समस्या को लेकर मैंने एक अपना वीडियो जारी किया, जो काफ़ी वायरल भी हुआ और उसके कारण बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास समस्याएं लेकर आते। मेरे ऑफिस में जब मैं लोगों को रोते देखता हूँ तो मुझको भी पीड़ा होती है। और मैं समझता हूँ कि जब बिल्डर का मैं कोई दुश्मन हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैंने एक जनप्रतिनिधि के नाते किसका साथ देना चाहिए। तो जो सक्षम है वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो कमज़ोर है, जो सामान्य जन है, जिन्होंने बोरीवली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाया, वो सामान्य मध्यम वर्गीय लोग ये बोरीवली से बाहर नहीं जाने चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करता रहूँगा और मैंने कई प्रयास आपसी संवाद से ख़त्म किए हैं और 8 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कम्युनिकेशन गैप था, छोटी-छोटी चीज़ें ठीक करने से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, इंटरवेंशन करने के बाद मुझको सफलता मिली और लोगों ने भर-भर कर मुझको आशीर्वाद दिया। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन सामान्य जनों के लिए लड़ूँ
यही मेरे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने मुझको सिखाया है, और इसके लिए मैं अपने विचार पर, अपने विश्वास पर अडिग रहूँगा और उनके लिए लड़ता रहूँगा। तो पॉलिटिक्स में कई सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? जैसे लोगों की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से या लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से? ईश्वर के बाद, मंदिर के बाद कोई ऐसी दूसरी जगह होगी जहाँ पर सामान्य जन अपने घर से उठकर मदद के लिए जाता है, तो वो जनप्रतिनिधि। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ ईश्वर का अंश ऊपर वाला हमें देता है, और इसलिए दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहनी चाहिए, पैर जमीन पर रहने चाहिए। शुरुआत में कभी-कभी मैं गुस्सा हो जाता था, फिर मैंने अपने आप को योग साधना से नियंत्रित करने का प्रयास किया कि जो आदमी आ रहा है वो तो परेशान है, उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और उसकी बात को सुनना यही मेरा काम है, और उसका समाधान निकाल सकूं तो ये मेरा भाग्य है। और इसके लिए ये लोगों का विश्वास बना रहे, लोग ऑफिस में आते रहे, मैं उनकी बातें सुनूं भी, क्योंकि आज कोई भी अपने वैयक्तिक बात ऐसे ही किसी से साझा नहीं करता। आज कोई भी अपनी समस्या ऐसे ही किसी से साझा नहीं करता। उसको कोई विश्वास लगता है तो बोरीवली के लोगों ने मुझे इतना बड़ा जनमत देकर चुना है। मैं उन सब का एमएलए हूँ जिन्होंने मुझको वोट दिया या नहीं दिया, चाहे वो मेरी पार्टी के हों, चाहे किसी दूसरे पार्टी के हों। अगर उनकी कोई समस्या है और मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए प्रामाणिक प्रयास करूँ और उनका समाधान करूँ। मैं ये करने का प्रयास करता हूँ। सो बोरिवली में जैसे हमने बीच में बात की स्किल डेवलपमेंट की, सो बोरिवली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बट बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज है अगर जॉब की भी बात करो या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात करो, तो उसके लिए डू वी हैव एनी काइंड ऑफ विजन? हमारे जो सांसद हैं माननीय पीयूष गोयल जी, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, और सारे मंत्रियों में उनका स्थान इम्पोर्टेंट भी है। उनकी दूरदृष्टि है, और उन्होंने हम सबको काम करने की एक दिशा दी है, और देश के बड़े बड़े संस्थानों से संपर्क करके उन्होंने उत्तर मुंबई में कौशल्य विकास का सेंटर डेवलप किया। 21,000 से ज़्यादा लोगों को आज तक हम अच्छे स्थानों पर नौकरी दे पाए। हमने उनको ट्रेनिंग भी दी है, ट्रेनिंग लेते समय उन्हें कुछ पैसा मिले ये भी व्यवस्था रहती है, और उसके बाद नौकरी मिले, और ऐसा वो सब जगह खोलने का आग्रह कर रहे हैं। हम बोरीवली में ही जल्द उसकी शुरुआत करने वाले हैं, और इसके लिए युवा जो हमारा है वो बेरोजगार नहीं हो। वैसे हमारे बोरीवली में एक से एक यूथ आपको मिलेंगे जिन्होंने देश ही नहीं विश्व के स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया है, शून्य से अपना व्यापार शुरू किया, और आज उन्होंने अपना एक नया मुकाम बनाया है। तो बोरीवली की धरती ये लोगों को आगे आने का मौका देती है, और जब इस प्रकार का विजनरी नेतृत्व हो तो निश्चित ही हम सबको भी काम करने की दिशा भी। Okay. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बोरिवली में पब्लिक स्पेसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, लाइक यू नो कंक्रीट जंगलें बढ़ती जा रही है, तो ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? निराली जी, मैं कहूँगा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ग्रीन स्पेस कहीं पर है तो वो केवल और केवल बोरीवली में है। हमारे पूर्व सांसद जनसेवक गोपाल शेट्टी जी उद्यान सम्राट के नाम से ही जाने जाते थे। जितने बड़े बड़े उद्यान प्लेग्राउंड्स बोरीवली में है, और जितनी संख्या में है उतने पूरे मुंबई ने किसी असेंबली में नहीं हुए। एक दूसरा, बोरीवली से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क है। मुंबई का एक भाग्य है कि मुंबई शहर की सीमा में ही विद इन द लिमिट्स ऑफ मुंबई सिटी देयर इज़ अ नेशनल पार्क। हमारे पास समुद्र भी है, हमारे पास पागोड़ा भी है, और हमारे पास गोराई गांव और मनोरी गांव के रूप में एक बहुत ही नैसर्गिक विरासत हमारे पास है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, वर्तमान पत्रों में आया कि सबसे पोल्यूटेड क्षेत्र में बोरीवली का उल्लेख हुआ।
हमने संकल्प किया है बोरीवली में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। एक व्यक्ति के पीछे 2 पेड़ हो तो शहर बचेगा। और जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, हमने पेड़ लगाने की शुरुआत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को चलाकर पेड़ के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का काम किया है। इस वसुंधरा के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का काम किया है। उसको अपने माँ का नाम देकर उन्होंने एक अपनत्व, एक ममत्व देने का काम किया है, ताकि वो पेड़ केवल लगाए नहीं, तो पेड़ का संवर्धन हो, संरक्षण हो, वो हरित हो, बड़ा हो, इसकी भी चिंता हम करें। तो हम सब मिलकर बोरीवली का वो वैभव जिसके लिए वो जाना जाता था, वो ग्रीन बेल्ट बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, केवल महानगर पालिका के लिए। इसलिए हम यूथ को आगे ले रहे हैं, हम सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बोरीवली में पेड़ों की संख्या बढ़े इसकी चिंता कर रहे हैं। आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो महिलाएं बहुत कम संख्या में महिलाएं आगे आ रही है, यंग महिलाएं आगे आ रही है। वो इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उनके माता पिता को एक डर है कि पॉलिटिक्स में आपको नहीं जाना चाहिए। राइट, तो वो माता पिता को हम क्या कहना चाहेंगे? सार्वजनिक जो जीवन होता है उसमें अपनी बेटी को भेजना या अपनी पत्नी को भेजना, ये हमेशा उस परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। और यह फैसला लेते समय उसके मन में उसकी सुरक्षा का भाव ये बहुत बड़ा होता है। और उसके लिए मेरा तो मानना है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छे होते हैं। अच्छे लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, उन सबका पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। और जब वातावरण अच्छा होगा, तो जब हम कॉरपोरेशन में 50% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, अब जल्द ही फैसला आने वाला है कि हम विधानसभा में और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो किसी की पत्नी, चूंकि उसका पति बहुत लंबे समय से वहाँ नगर सेवक था या एमएलए था या एमपी था और उसके पास पैसा है, ताकत है, तो उसे अवसर दिया जाए। इसके बदले एक ऐसी लड़की जिसके अंदर प्रतिभा है, जो लड़ सकती है, जो बोल सकती है, जो आगे समाज की समस्याओं को लेकर जा सकती है, मुझको लगता है वो आएगा तो देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुझको लगता है कि भारत में वो ताकत है। हमने एक पहल की है कि देश की राजनीति में महिलाएं आगे आएँ। और उसके लिए मैं जब मेरी पार्टी में देखता हूँ, तो मुंबई में मैं जयंतीबेन मेहता को देखता था, मैं सुषमा स्वराज जी को देखता हूँ। और ऐसे उदाहरण जो बड़ी शालीनता से काम भी करते थे और साथ ही साथ अपनी प्रतिमा को लेकर भी उन्होंने देश के लोगों में ही नहीं, दुनिया के लोगों के बीच में भी जो अपना स्थान बनाया है। महिलाओं ने, युवतियों ने ऐसे आदर्श लेने की आवश्यकता है और इसको लेकर आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं को टिकट कब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के निर्णय प्रक्रिया को आप देखेंगे तो हमेशा से पार्टी 25%, 30% लोगों के, वर्तमान लोगों के टिकट को बदलती है, नए लोगों को, चेहरे को मौका देती है। ये इसलिए करती है कि ताकि पार्टी में नया नेतृत्व हमेशा आता रहे। संगठन की प्रक्रिया में भी हमने हमारे जो मंडल के अध्यक्ष बनाए हैं, वार्ड के अध्यक्ष बनाए हैं, इनकी उम्र भी 35 से 45 वर्ष की हो, ये हमने कंडीशन रखी है, ताकि जो कांग्रेस की दुर्गति हुई, जो कम्युनिस्ट की दुर्गति हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो। इसमें नया नेतृत्व हमेशा आता रहे। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र का जो नेतृत्व है माननीय देवेंद्र जी हो, माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी हो, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी हैं, इन सब ने इस निर्णय को बड़ी कठोरता से न केवल इम्प्लीमेंट किया, बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि मुंबई में हमने 1/3 से अधिक महिलाओं को अध्यक्ष बनाया है। ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी है जिसने हिम्मत से सामान्य महिलाओं को वार्ड का अध्यक्ष बनाया है, मंडल का अध्यक्ष बनाया है और दक्षिण मुंबई जैसे महत्वपूर्ण जिले का अध्यक्ष भी एक महिला को दिया है।
Correct. अगर हम महिला की बात कर रहे हैं, अ, कई सारे अभी जैसे बोरिवली की अगर मैं बात करूं, बोरिवली में घर घर में महिला है जो कुछ ना कुछ कर रही है। गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम्स भी है स्टार्टअप को लेकर। अभी भी अवेयरनेस घर घर तक नहीं पहुंच रही है कि आप स्कीम्स की यूटिलाइज कैसे करोगे, सारे महिला के जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। हमारी मुंबई शहर का एक स्वभाव रहा है, मुंबई कर खुददार है, वो अपनी रोजी रोटी की चिंता अपने पुरुषार्थ से करता है, वो सरकार के ऊपर बहुत कम डिपेंड रहना चाहता है। Yeah. और इसके लिए मुंबई का यूथ हो, वो व्यापार की सोचता है, वो नौकरी की सोचता है, और सरकारी नौकरी की चिंता या सरकारी सब्सिडी की चिंता या सरकारी स्कीम में जाने की चिंता या सरकारी अस्पताल में जाने की चिंता, ये मेरा सामान्य मुंबईकर नहीं करता। और इसके कारण कई बार वो इन योजनाओं से वंचित भी रहता है। लेकिन मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई हैं जो जिसका फ़ायदा सामान्य जन ले रहे हैं। वो चाहे सबको राशन देने की बात हो, तो जिनको समस्या है, देश के 80 करोड़ होंगे लेकिन मुंबई के भी लाखों लोग आज पिछले 4 साल से मोदी जी की इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो जो स्कीम लाई, गर्भवती महिलाओं के लिए हो, प्रेग्नेंट लेडी को जो छुट्टी मिलती है, ये छुट्टी अमेरिका में भी नहीं मिलती थी। हम अमेरिका को बहुत मॉडर्न मानते हैं, करेक्ट। लेकिन 60 दिन का अवकाश ये अमेरिका भी नहीं देता। लेकिन हमारा लोकतंत्र हमारी महिलाओं को ये अधिकार देता है, और इसके लिए हमारा लोकतंत्र मजबूत है, इसमें महिलाओं का सम्मान है, महिला नेतृत्व का सम्मान है। हाँ, मुंबईकर सरकारी योजनाओं के प्रति थोड़े निरुत्साही दिखते हैं, लेकिन जो इसमें अवसर ढूंढता है उसको कामयाबी भी मिलती है। तो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा टफ क्या है? मैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष में ट्रेनिंग ले रहा था, तब आरएसएस छोड़कर विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ थे, उन 15 के आसपास यूथ की बैठक श्रद्धेय मोहन राव भागवत जी ने ली थी। और हमारा सबका परिचय होने के बाद जब वो हम सबको समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इस सब में सबसे टफ जॉब जो है वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक दिन आपको लगता है आपने पूरी दुनिया जीत ली, और अगले ही क्षण आपको लगता है कि आपका सब कुछ खो गया है। इस दो बिंदु के बीच में अपना मानसिक संतुलन, संयम बनाए रखना, ये लगता है पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी चुनौती है। जो इसको जीत गया वो सफल हो गया, जो इसमें फंस गया वो असफल हो गया, और यही सबसे बड़ी चुनौती। सो पॉलिटिक्स में अगर आप देखो तो लॉयल्टी, है ना, किस तरीके से लॉयल्टी को देखा जाता है? जो पार्टी के प्रति कमिटेड होता है, जिसकी प्रायोरिटी पार्टी होती है, जिसकी प्रायोरिटी पार्टी का विचार होता है, जिसका प्रायोरिटी में पार्टी का काम होता है, मेरी पार्टी उसकी उसको प्रायोरिटी में रखती है। और उसके लिए जब मुझको बोरीवली से टिकट दिया, तो उसमें हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहीं तो देखा होगा कि हर चुनौती को संजय मजबूती से करता है। मैं कभी रोज उनके पास गया होगा, उनके बंगले के बाहर खड़ा होगा, उनके कार्यक्रमों के बाहर खड़ा होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। लेकिन जो काम पार्टी ने दिया उसको पूरी लगन से, पूरी प्रामाणिकता से किया, और ये काम मेरी पार्टी देखती है। दिल्ली से लेकर गली तक का नेतृत्व काम के आधार पर पहचान बनाता है, और इसलिए शायद मैं साधारण परिवार से आने के बाद भी मुंबई के यूथ का अध्यक्ष बना, मुंबई का जनरल सेक्रेटरी बना, प्रदेश में सेक्रेटरी रहा, महा हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट बना, और जब देने की बात आई तो मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र की सबसे प्रेस्टिजियस सीट बोरीवली मेरे ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को दी। यही दिखाता है कि पार्टी लॉयल्टी को देखती है, पार्टी समर्पण को देखती है,
पार्टी परफॉर्मेंस को देखती है, पार्टी हार्डवर्क को देखती है, वो पैसा नहीं देखती। Thank you so much for being so candid. एक लास्ट क्वेश्चन which I really want to ask. As संजय उपाध्याय, आपका विजन क्या है? मैं कई वर्षों से मेरे मन में प्रश्न आता था कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मुंबई के चाल में रहने वाला हो, बिल्डिंग में रहने वाला हो, बंगले में रहने वाला हो, उसको 24 घंटे बिजली मिलती है, उसको सारी सुख सुविधाएं बेहतर, एयरपोर्ट, रोड, ट्रेन, सारी सुविधाएं, अच्छे स्कूल, कॉलेज। लेकिन मेरे ही समय में पैदा हुआ एक दूसरा यूथ जो मुंबई से ही बाहर रहता था, चाहे वसई में हो, विरार में हो या दूरदराज गांव में हो, उसको पढ़ने के लिए भी मिट्टी के तेल के दिए का सहारा लेना पड़ता था। उसको पूरा अधिकार था वो सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाता, बट उसने विश्वास किया इस देश के लोकतंत्र में। उसको लगा था कि कभी कोई नरेंद्र मोदी आएगा, वो पूरे देश को अंधेरे से निकालेगा। कोई मोदी आएगा जो महिलाओं को खुले में शौच से बैठने से रोकेगा और हर घर शौचालय बनाएगा। कोई मोदी आएगा जो गरीबों को पक्के मकान देगा। कोई मोदी आएगा जो हर घर में नल देने का प्रयास करेगा। मुझको लगता है मेरा आदर्श इन्हीं में है, और मैं राजनीति में अंतिम व्यक्ति पर जो आदमी बैठा है, हमारे जो विचारक थे जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने अंत्योदय की बात की है कि जब हम सत्ता में हैं, जब हम पार्टी का काम कर रहे हैं, तो सेवा के माध्यम से हमने समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। और मैं भी सेवा के माध्यम से इस राजनीति में, इस देश में या इस महाराष्ट्र में अपना स्थान बनाना चाहता हूँ। कहते हैं ना, लोग कई सालों से एक पैटर्न से जीते आ रहे हैं, राइट? तो चेंजेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको चाहिए क्लीन मुंबई, क्लीन बोरेवली, उनको बहुत सारी चीजें, और वही चीजों को लेके वो गवर्नमेंट को कंप्लेन किए जाते हैं। सो आई अर्ज ऑल द व्यूअर्स, ये शो के माध्यम से जो भी चेंजेस हमारे एमएलए जी कर रहे हैं, प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज अगर आप लोग ही एक्सेप्ट करोगे तभी जाके बोरेवली will grow more, Mumbai will grow more. So thank you so much, Sanjay ji, for being here. बहुत धन्यवाद निहाल जी। One last thing, if you can say something related to this talk show. एक तो कहूँगा आपकी सोच अच्छी थी, आपके स्टूडियो में आकर अच्छा लगा, और मैं कहूँगा कि मेरे जैसे न्यू कमर को एक प्लेटफॉर्म देने का आपने जो प्रयास किया, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सोच, ये मुंबई के यूथ को जो कुछ करना चाहता है देश के लिए, उसको आगे लाने के लिए प्रयास करता रहे। निराली जी, आपके इस प्रयास के लिए, एक सोच के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much once again.